गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम इंडिया रसिया यानी फिर से महाशक्तियों को देखेंगे। और इंडिया रसिया का मतलब है, रसिया इसका मतलब है पूर्व का सोवियत संघ। तो भारत रूस संबंध, इंडो रसियन रिलेशंस। तो बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया रसिया में जैसे आप बात करोगे तो आप जानते हो कि रिलेशन तो इंटरेस्ट से ड्रिवन होते हैं, यानी जहाँ हित है वही संबंध है, और जहाँ संबंध है वहाँ हित है। यानी वेरेवर देर इज रिलेशन देर इज इंटरेस्ट, एंड वेरेवर देर इज इंटरेस्ट देर इज अ रिलेशन। तो आप देखोगे रसिया, अगर हम रूस की बात करें, रूस की इकोनॉमी का, रूस का मतलब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। एक जमाने में सोवियत संघ 15 राज्यों से मिलकर बना हुआ था। आज वो सारे 15 राज्य अलग थलग पड़ गए। तो आप देखोगे सोवियत संघ का विघटन हो गया। और वो सोवियत संघ का विघटन नहीं था, वो समाजवाद की विचारधारा के लिए भी चुनौती थी, क्योंकि सोवियत संघ ये दुनिया का सबसे न केवल भौगोलिक रूप में विशाल देश था, बल्कि सांस्कृतिक विविधता बड़ी ज़्यादा थी। तो सोवियत संघ का विघटन हो गया, लेकिन आज भी रसिया महाशक्ति है। अब रसिया महाशक्ति क्यों है? सैन्य मामले में आबादी लगभग 12 करोड़ की है, लेकिन इकोनॉमी लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है। तो 10-12 करोड़ में इतनी बड़ी इकोनॉमी अपने आप में मायने रखती है। और आप देखोगे रसियन रसियन अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत क्या है? व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ रसियन इकोनॉमी? रसियन इकोनॉमी का जो मूल सोर्स है, पहला डिफेंस, यानी सैन्य सामग्री का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि रसिया की इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्रोत है कि डिफेंस ऑफ, यानी एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, सैनिक सामग्री का निर्यात। और एक खास बात है, यानी अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाली देश रसिया है। और ये रसिया की महाशक्ति के मामले को दिखाता है। और कहा भी जाता है कि अमेरिका के बाद कोई दूसरा देश जो सीधे अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर सकता है वो रसिया ही है। यानी आधे घंटे में अगर अमेरिका को विनष्ट नाबूद करने की क्षमता रखता है तो रसिया है। यानी अमेरिका के बाद सबसे बड़ी संख्या में न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? रूस के पास है। इस वजह से आप देखोगे, अगर रसिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का। इंटरेस्ट अपने आप मिल जाते हैं। इसलिए बच्चों, आप याद रखो, अब आपको लगेगा यूक्रेन संघर्ष में ऐसा हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा भी जाता है कि रसिया और भारत के बीच में एवर ग्रीन रिलेशन है। शब्दों पर खूब ध्यान दो, सदाबहार संबंध। यानी इंडिया रसिया के बीच रिलेशन 1971 के बाद से जो आगे बढ़े वो आज तक आगे चल ही रहे हैं। यानी दुनिया में यूक्रेन क्राइसिस आ जाए, ईरान क्राइसिस आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों याद रखना, क्योंकि हमारे लिए इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों खरीदार है। इंडिया देखोगे, यानी विश्व के सबसे बड़ा सैन्य सामग्री का आयातक कौन है? इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, वो है इंडिया। इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। तो अपने आप देखोगे, अपने आप इंटरेस्ट कन्वर्ट कर जाते हैं। और अगर इस बात को और बढ़ाना भी चाहो तो बच्चों, चाइना के साथ देखो हमारी तनातनी बनी हुई है। और एक खास बात है, रसिया के साथ अगर हमें चाइना के साथ तनातनी बनी हुई है, इस समय इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। यानी हम आपातकाल के रूप में, यानी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब है जब वार कंडीशन में ऐसा होता है, क्योंकि चाइना थ्रेट है। अब चाइना के थ्रेट को पीछे करने के लिए इंडिया ने क्या किया है? इमरजेंसी आर्म्स प्रोक्योरमेंट किया है। अगर ऐसे इमरजेंसी आर्म्स प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि अगर हमें ऐसे देश की तलाश है जो हमारे लिए हथियार बेच सके, वो कौन है? रसिया। वो रसिया है। इस वजह से आप देखोगे कि रसिया हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रसियन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि और वो अब वो सरकार समय के साथ क्या फ़र्क पड़ता है? सरकार समय के साथ क्या फ़र्क पड़ेगा? इसलिए कहा जाता है कि रसिया हमारा सदाबहार दोस्त है, क्योंकि 50 साल से कंडीशन बनी हुई है। आज भी आप बात को ऐसे देखो, कभी डिफेंस डिपो में आप चले जाओ, कभी भी डिफेंस डिपो में आप जाओ, वहाँ आप देखोगे
आज भी इंडिया के हर तीसरा वेपन्स रसियन आपको दिखेगा, हर तीसरा वेपन्स आपको रसियन दिखेगा। इसका मतलब है अब्रामोस रसियन है, सुपरसोनिक, यानी INS विक्रमादित्य रूस, सुखोई रूस, अभी रायबरेली में राइफल की फैक्ट्री बनाई रसिया। इसका मतलब एज का मतलब है बच्चों, अब देखोगे MI-17 हेलीकॉप्टर रसिया, सब कुछ तो रसिया का है। यानी 1/3 हमारे डिफेंस डिपो में रसिया की ही सारी चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं, इंडिया रसिया के बीच जो डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है उसमें केवल बात एक्सपोर्ट इंपोर्ट की नहीं है, ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी है, यानी संयुक्त उत्पादन हो रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्रह्मोस। तो इंडिया रसिया के बीच में वेपन्स का ज्वाइंट प्रोडक्शन हो रहा है। और बच्चों याद रखना है, हमारे लिए बड़ी फायदेमंद बात है, क्योंकि इंडिया क्या करना चाहता है, डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होना चाहता है। इंडिया का मेन पर्पज क्या है, मैं मत इतने बड़े देश हैं बच्चों, इतनी बड़ी इंडिया महाशक्ति है, तो पता चला कि रोज हम खरीदते रहते यार, ये बात ठीक नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, अभी आप देखोगे इंडिया अमेरिका के बीच में अभी भी ज्वाइंट प्रोडक्शन नहीं है। अभी कहा गया जेट इंजन का ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, आने वाले समय पता चलेगा होगा नहीं होगा। फ्रांस ने राफेल देने को एन वक्त में मना कर दिया। इसलिए मेरे बच्चों, रसिया को क्या क्या मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनरशिप, एवरग्रीन, रिलायबल पार्टनरशिप, इन बातों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव केवल रसिया के साथ यूज किए जाते हैं। अन्यथा आप तो ये देखते हो कि कई दोस्त मौसमी होते हैं। सदाबहार का मतलब है जो पतझड़ में भी साथ रहे, स्प्रिंग में भी रहे, हर मौसम में साथ रहे, वो सदाबहार है। और कई 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 दोस्त पतझड़ के साथ आज है, आज इधर है, कल उधर है। रसिया के साथ अब ऐसा नहीं है बच्चों, एवरग्रीन पार्टनरशिप है। और इसीलिए आप देखोगे ज्वाइंट प्रोडक्शन इंडिया रसिया के बीच में हो रहा है। और इतना ही नहीं, वो ज्वाइंट प्रोडक्शन से ब्रह्मोस बन रहा है, हमने फिलीपींस को दिया, क्योंकि याद रखो बच्चों, अगर हम महाशक्ति है तो अरे अपने दोस्तों को तो कम से कम वेपन्स दे पाए। अब आप गांव के महाशक्ति हो और अपने किसी दोस्त को तमंचा दे ही नहीं पा रहे हो, किस बात का महाशक्ति, लाठी तो हर आदमी के पास है। इसलिए रसिया और इंडिया के बीच में बड़ी इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। ये डिफेंस का मामला है, और कहा भी जाता है कि डिफेंस में दोनों का फायदा है, क्योंकि रसिया टेक्नोलॉजी दे रहा है और हमारा मूल पर्पज क्या है बच्चों, एक बार बस ज्वाइंट प्रोडक्शन होता है। भाई एक बार कार आपके सामने खुल गई तो आपने देख लिया भाई कार कैसे कैसे बनी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद तो हम जुगाड़ लगा के बना देंगे। एक बार वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आना तो चाहिए। इसलिए इंटरेस्ट का अपने आप में कन्वर्जेंस होता है। इसलिए बच्चों, आज हो कल हो परसों हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री में एकदम से आत्मनिर्भर हो जाएगा, रसिया की आवश्यकता में नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। और आप देखोगे रसिया के टर्म्स एंड कंडीशन बड़े आसान होते हैं। रसिया के डिफेंस पार्टनरशिप के साथ खास बात क्या है, टर्म्स कंडीशन बड़े आसान। इसका मतलब है कि हम किसी तीसरे देश को बेच भी सकते हैं। अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन बड़े टफ होते हैं। अब पता चला किसी से तमंचा तो हमने ले लिया, लेकिन वो आदमी कहे भाई देखो तमंचा चलाना तो हमसे पूछ के, हम कहेंगे यार ये कौन सी बात है, आप तमंचा तो उनसे पूछ के चलाएंगे, अरे भाई हमने पैसा दे दिया, बात खत्म करो। अरे मेरे बच्चों, आप पढ़ो, आप दुकानदार के पास गए साबुन खरीद लें, आपने सोप खरीदा और दुकानदार कहे भाई हम आके वॉशरूम में देखेंगे तुम नहाते कैसे हो, तो आप क्या कह रहे, माइंड योर बिजनेस, अरे पैसा दिया हमने, जाओ हटो। इसलिए रसिया मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनरशिप है, क्योंकि दोस्तों कभी उसने धोखा नहीं दिया, हर मामले पर इंडिया का समर्थन किया शुरू से, मोस्ट ट्रस्टेड है। और अभी इसीलिए कहा भी जाता है ओल्ड इज गोल्ड, रसिया के बारे में फ्रेज है दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड, यानी न नया 100 न पुराना 1। आप याद रखो दोस्तों, पुराना दोस्त हमेशा ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, अरे पुराना दोस्त जांचा परखा होता है। इसलिए जब आप ये कहते हो कि इनसे मेरी दोस्ती 20 साल की है, इसी ही स्टेटमेंट में बड़ी सारी बातें शामिल हैं। अगर किसी की दोस्ती आपके 20 साल के साथ है तो आपने बड़े उतार चढ़ाव वाले दिन देखे होंगे, लाइफ का अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। जो आपके साथ 20 साल से खड़ा है, इसका मतलब है उस पर आप विश्वास कर सकते हो। अदरवाइज IR में तो कहा जाता है किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन रसिया इज एन एक्सेप्शन। अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात हम करें तो कहा जाता है हम किसी पर विश्वास कैसे करें, लेकिन रसिया के पे इंडिया विश्वास करता है, क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ी, इतनी बात थी, इंदिरा गांधी ने तो 75 में आपातकाल लगा दिया था। रूस से पूछा गया, पूरी दुनिया ने आलोचना की, रूस से पूछा गया भाई इंडिया ने क्या किया, रसिया ने कहा समाजवाद की दिशा में उठाया गया सही कदम। कश्मीर के मुद्दे पर रसिया ने आउटराइटली सपोर्ट किया, टेररिज्म के मुद्दे पर रसिया ने हमेशा सपोर्ट किया। इसे मोस्ट ट्रस्टेड। और याद रखो जब ब्रह्मोस रसिया दे रहा था तो उस समय बहुत सारे देशों ने प्रेशर बना दिया कि रसिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है जो रसिया को किसी देश को ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद रसिया ने हमें ट्रांसफर किया। इसलिए बच्चों, रसिया तो हमारे लिए झूठ तक बोल दिया। यानी वो दोस्ती जो शुरू हुई थी राज कपूर के ज़माने से, और एक ज़माना था जब रूस में राज कपूर की फिल्में खूब देखी जाती थी, क्योंकि जब 50s में यानी 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय
सोवियत संघ था, सोवियत संघ में हॉलीवुड की फिल्म बैन थी, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म में कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था। और भारत की फिल्मों में, राज कपूर की फिल्मों में समाजवाद दिखता था। कैसे? जब राज कपूर बैलगाड़ी पर बैठ के जाते थे, आवारा हूँ, तो लोगों को लगता था यार बस यही सही मायने में समाजवाद है, यही सही मायने में समाजवाद है। इसलिए बच्चों, इसलिए अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारा और रसिया का इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, ये बात इंटरेस्टिंग है कि आज की डेट में रूस ऊर्जा सुपर पावर है। रसिया इज द एनर्जी सुपर पावर। आज की डेट में रसिया एनर्जी सुपर पावर है। और संयोग की बात, एनर्जी सुपर पावर का मतलब है कि रूस दुनिया में हर तेल की बेचने वाले सबसे बड़े देशों में एक है। रसिया सबसे बड़े एक्सपोर्टर में है जो कि तेल बेचता है। और बच्चों, आज की डेट में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया इंडिया तेल का भी तीसरा बड़ा आयातक है। इन अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। और तेल आज, अब देखो दोस्तों, जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो हमारे हर आदमी स्कूटी रखा हुआ है, हर आदमी के पास हीरो होंडा है, हार्ले डेविडसन है। हार्ले डेविडसन तो हर आदमी के पास नहीं है, लेकिन हीरो होंडा तो ही है। इकोनॉमी बढ़ेगी, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो हमारे हर आदमी स्कूटी रखा हुआ है, हर आदमी के पास हीरो होंडा है, हार्ले डेविडसन है। अब हार्ले डेविडसन तो हर आदमी के पास नहीं है, लेकिन हीरो होंडा तो ही है। अब हीरो होंडा अगर लोगों ने खरीद रखा है, तो तेल कहाँ से आएगा? गाँव के बगल कुएं से तो आएगा नहीं। और बच्चे, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब तेल खरीदते हैं। लेकिन आप देखते हो जिस तरीके से ईरान पश्चिम एशिया में क्राइसिस मचा रहता है, और इधर रसिया ने क्या रखा है कि भाई आओ आओ, थोड़ा हम कंसेशन पे तेल देंगे, हमने कोई बात नहीं भाई, जहाँ सस्ता है वहीं लेंगे। यानी प्रेगमेटिज्म क्या कहता है, जहाँ भी हमें चीज़ सस्ती मिल जाए वहाँ हमें से ले लेना चाहिए। इसलिए आप देखोगे, अगर रसिया एनर्जी सुपर पावर है, तो भारत को बड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। भारत की ऊर्जा आवश्यकता आयात पर निर्भर है। ऊर्जा आवश्यकता आयात पर निर्भर है। यानी स्टिल इंडिया इज इंपोर्टिंग 85% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स। इंडिया इज इंपोर्टिंग 85% ऑफ एनर्जी नीड। तो जितनी हमारी आवश्यकता है उसके 85% तो हम आयात कर रहे हैं। और रसिया के साथ क्या बात है, सस्ता तेल दे रहा है। जरा जरा सोच के देखो, रसिया हमारे लिए ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। और ये यूक्रेन संकट कारण ऐसा हो गया, उसके कारण आपको बता देंगे। और भाई देखो, रसिया को भी तेल बेचना है। और आप याद रखना, यूक्रेन क्राइसिस के बाद, यूक्रेन अलग से आपको बता देंगे, यूक्रेन क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया ने रूस से प्रतिबंध लगा रखा, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका। ये रूस को यूरोपीय अमेरिकी बाजारों में एंट्री नहीं है। तो सबसे मामला क्या है, भारत को लगा भाई चलो सस्ता तेल है। इसलिए आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया कह भाई हमसे तेल नहीं खरीद रहे हो, हमने कहा भाई सस्ता जहां से मिलेगा वहीं खरीदेंगे। तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक के बजाय हम तेल कहां से ले रहे हैं? रसिया से। और उसके अलावा आप देखोगे, कुडनकुलम प्रोजेक्ट, रूस के द्वारा भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थापना भी की गई है। क्योंकि बच्चों याद रखना, आने वाले भारत में एक चैलेंज है, एक तो आपको एनर्जी नीड को बनाए रखना है, दूसरा पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। बिना पर्यावरण की रक्षा के वो मामला बनेगा नहीं। इसलिए बच्चों, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आवर इन्वायरमेंट वी नीड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई हमें तो स्वच्छ ऊर्जा चाहिए। और अगर हमें स्वच्छ ऊर्जा चाहिए तो याद रखना, तो कहाँ से मामला बनेगा? हमें स्वच्छ ऊर्जा चाहिए तो मामला अपने आप कहाँ से बनेगा? ये परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी से मामला बन पाएगा कि परमाणु ऊर्जा से मामला बन पाएगा। किस तरीके से इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा तेल का भी आयात करता रहे, इंडिया बिकम एनर्जी सुपर पावर, और दूसरा संयुक्त उत्पादन भी करता रहे, हथियार करता रहे। इंडिया बिकम एनर्जी सुपर पावर, और दूसरा संयुक्त उत्पादन भी करता रहे हथियारों का। यहाँ पे आप देखेंगे इंडिया और रशिया के बीच में सारे इंटरेस्ट मिल रहे हैं। इतनी बात नहीं बच्चों, इतना ही बात नहीं है। इसलिए आप देखोगे कि इंडिया रसिया सदाबहार दोस्त हैं, और ये हमेशा एक दूसरे के पार्टनर बने हुए। इतना ही नहीं, रूस और भारत का, यानी रसिया और इंडिया के इंटरेस्ट में कहीं क्लैश नहीं है। क्यों? क्योंकि रसिया क्या करता है, इंडिया को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के लिए सपोर्ट करता है। रसिया has always been supporting India's candidature of permanent membership in Security Council। रसिया क्या करता है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो रसिया इंडिया का एनएसजी में भी सपोर्ट करता है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यहाँ भी सपोर्ट करता है। तो अपने आप में, और इसके अलावा देखोगे दोस्तों, चाहे पश्चिम एशिया हो चाहे सेंट्रल एशिया हो, दोनों एससीओ में, आपको बता दिया मैंने एससीओ क्या है, चाइना के साथ दोनों एससीओ में भी है, और दोनों G20 में भी है, दोनों ब्रिक्स में भी हैं। तो आप देखोगे रसिया और इंडिया के बीच में इंटरेस्ट क्लैश ही नहीं है।
और G20 ब्रिक्स, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है। अब और वैसे भी आप देखोगे, चाहे सेंट्रल एशिया है, चाहे वो हिंद महासागर है, चाहे मध्य एशिया है, रसिया का इंडिया के साथ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब है फिर हितों का अपने आप में बेहतर मामला बनता है कि रसिया को बड़ा बाजार चाहिए इंडिया जैसा, और भारत को रिलायबल पार्टनर चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इंडिया और रसिया के बीच में इतने अच्छे रिलेशन है, इसका मतलब है इंडिया का एम्बिशन क्या है? राइजिंग। और आतंकवाद के मुद्दे पर भी, कश्मीर के मुद्दे पर, टेररिज्म और कश्मीर के मुद्दे पर स्वाभाविक रूप में रसिया हमेशा हमारे साथ रहा है। इशूज लाइक टेररिज्म और कश्मीर, इन पे रसिया ने, हमने आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया। रसिया ने कहा आंतरिक मामला है, और आप जानते हो कि रसिया कभी इंटरनल मामले पे कमेंट नहीं करता। तो अब आप ऐसे मामलों में देखोगे फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि रसिया के साथ हम दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कई बार लोग भावनात्मक हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं भैया रसिया हमारा वो दोस्त नहीं रहा, रसिया को हम छोड़ के जा रहे हैं, साल ही पैदा नहीं होता बच्चों। तो फिर आप ये पूछोगे, अच्छा ठीक है, हमारा रसिया के साथ पहले भी संबंध था, हमारा रसिया के साथ आज भी संबंध है, संबंध में बदलाव क्या हुआ है? क्या 90s के बाद, 2001 के बाद कोई चेंज नहीं हुआ? तो नहीं बच्चों, थोड़ी चेंज तो हुए हैं, थोड़ी चेंज तो हुए हैं। और आपको ये बता दें, रसिया हमारे उन दोस्तों में है जिनके साथ हर वर्ष हमारी आफ्टर 2000 हर वर्ष हमारी शिखर वार्ता होती है, समिट डायलॉग। रसिया के साथ इंडिया रसिया का हर वर्ष समिट डायलॉग होता है। इसका मतलब है कि रूसी प्रेसिडेंट और इंडियन पीएम हर साल एक दूसरे से बातचीत करेंगे। समिट डायलॉग, रसिया के साथ इंडिया रसिया का हर वर्ष समिट डायलॉग होता है। इसका मतलब है कि रूसी प्रेसिडेंट और इंडियन पीएम हर साल एक दूसरे से बातचीत करेंगे। रशियन प्रेसिडेंट और इंडियन पीएम हर साल एक दूसरे से बातचीत करेंगे और फिर एक ऑपरेशन करेंगे, दैट इज नोन एज समिट डायलॉग। तो समिट डिप्लोमेसी है, समिट डायलॉग है, यहाँ भी बातचीत चलती रहती है। लेकिन अब आप कहोगे सर चेंज क्या हुआ? तो देखो बच्चों, चेंज कैसे हो रहा है, जरा एग्जाम्पल आपको याद दिला दें। और चेंज कैसे हो रहा है फिर, अब जरा दूसरा हेडिंग ले लें। इसका मतलब लगता है कि रसिया और इंडिया के इंटरेस्ट में कोई क्लैश नहीं दिख रहा है। फिर चेंज हो कहाँ से रहा है? क्योंकि बच्चों रीजनल पॉलिटिक्स बदल रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स बदल रही है, क्योंकि दुनिया में रीजनल और ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। कैसे चेंज आ रहा है? अब याद रखना दोस्तों, हमारा तो रसिया के साथ, हमारे दोस्त के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पड़ोस में है वो हमारे रिलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो रीजन में है वो हमारे रिलेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कैसे? उसका एग्जांपल आपको बता दें। कैसे? अभी आप देखोगे बच्चों, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यानी कैसे वर्ल्ड ऑर्डर के चेंज होने से इंडो रशियन रिलेशन पे चैलेंज आ रहा है, तो भी आप देखोगे। और इसका यूक्रेन संकट से मामला जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामला यूक्रेन संकट का नहीं है, जो विश्व व्यवस्था में भी चेंजेस हैं, द चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर, विश्व व्यवस्था के चेंजेस से कैसे इंडिया रशिया रिलेशन इंपैक्ट कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं। क्योंकि पहला, अब आप ये देख रहे हो, चाइना 21वीं शताब्दी को लीड करना चाहता है, चीन विश्व में आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, और चाइना भी बात हमने आपको बता भी दी है कि चाइना इज लुकिंग फॉर हेजेमनी इन द वर्ल्ड। तो चाइना चाहता है कि उसका आधिपत्य हो जाए, और अगर चाइना चाहता है आधिपत्य हो जाए, तो जो चाइना के सपोर्ट में खुलकर जो देश आ रहा है बच्चों, वो है एकमात्र रसिया। इसका मतलब यूक्रेन से लेकर साउथ चाइना सी, इन सारे मुद्दे पर स्वाभाविक तौर पर रूस चीन का बहुत बड़ा समर्थक बन गया है। यानी रूस और चीन के बीच में, रूस चीन का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है। नाउ रसिया बिकेम, रशियन चाइनीज रिलेशंस और लिमिटलेस। यानी लिमिटलेस का मतलब कुछ ऐसा है दोस्तों कि चलो सजना जहां तक घटा चले, बस क्लाउड 9 पे। अब ये बाकायदा पुतिन का बयान है, और इस समय आप देखोगे, इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार जब यात्राएं होती है तो यात्राओं से भी कुछ कहानी निकलती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है यात्रा कौन कर रहा है। जब हम दुनिया के संबंध देखते हैं तो पहला ये देखते हैं भाई यात्रा कर कौन रहा है, और यात्रा कर कौन रहा है। स्वाभाविक रूप में अभी 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने सबसे पहली विजिट किया चाइना के लिए। अभी मई घटना का बहुत बड़ा समर्थक बन गया है, यानी रूस और चीन के बीच में, रूस चीन का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है। नाउ रसिया बिकेम, रशियन चाइनीज रिलेशंस और
लिमिटलेस, यानी लिमिटलेस का मतलब कुछ ऐसा है दोस्तों कि चलो सजना जहां तक घटा चले, बस क्लाउड नाइन पे। अब ये बाकायदा पुतिन का बयान है। और इस समय आप देखोगे, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार जब यात्राएं होती है तो यात्राओं से भी कुछ कहानी निकलती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है यात्रा कौन कर रहा है। जब हम दुनिया के संबंध देखते हैं तो पहला ये देखते हैं भाई यात्रा कर कौन रहा है, और यात्रा कर कौन रहा है। स्वाभाविक रूप में अभी 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन ने सबसे पहली विजिट किया चाइना के लिए। अभी मई घटना है, मई 2024 में। यानी बच्चों देखो, यात्रा की प्राथमिकता भी तय होती है। यानी कोई बात है कि आप किसी देश में किस साल जा रहे हैं, ये बहुत महत्व का विषय है। यानी किसी देश में आप कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जा रहे हैं तो उसका महत्व अलग है, किसी देश में आप कार्यकाल के पहले ही साल जा रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस अलग है। इसका मतलब है कि रसिया ने, पुतिन ने अपने कार्यकाल का पहला ही यात्रा चाइना में कर दी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच इंटरेस्ट मिल रहे हैं। और इस समय चाइना रसिया के बीच इंटरेस्ट कैसे है बच्चों? रसिया स्वाभाविक रूप में चाइना को डिफेंस देता है, और चाइना के और रसिया के ऊर्जा यानी हथियारों खरीद का सबसे बड़ा दोस्त है चाइना। और रूस के तेल गैस को भी कौन ले रहा है? चाइना। यानी यकीन मानो, ऊर्जा यानी हथियारों खरीद का सबसे बड़ा दोस्त है चाइना। और रूस के तेल गैस को भी कौन ले रहा है? चाइना। यानी यकीन मानो, अगर आज की डेट में इंडिया और चाइना ना होते तो यूरोप और अमेरिका ने ऐसा प्रतिबंध लगा रखा था कि रसिया घुटने टेक देता। ये दुनिया में मल्टीपोलरिटी दिखती है। एक जमाने में अमेरिका और इंग्लैंड ने जो कह दिया वही दुनिया में एकमात्र सच बन जाता था। आज अपने आप में रूस चीन का सबसे बड़ा समर्थक है, और ये अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ी बात है। अब यहीं से हमारे लिए चैलेंज आता है दोस्तों। इसका मतलब अगर रसिया चीन का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है तो हमारा दुश्मन तो चीन है। ये अपने आप में एक नया चैलेंज आ रहा है जो रसिया के साथ पहले नहीं था। लेकिन आप ऐसे देखिए भाई, जियो पॉलिटिक्स में माना जाता है कि हमारे दुश्मन का दोस्त कौन होगा? दुश्मनी तो होगा बच्चों। एनिमीज फ्रेंड इज ऑलवेज एनिमी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए ऑलरेडी आ गया है। क्योंकि अब सवाल ये है कि इसका मतलब है अगर भविष्य में चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है तो हम रसिया से वो उम्मीद नहीं कर सकते जो हमने 71 में की थी। 71 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में रसिया हमारे साथ था। 71 में जब अमेरिका ने 7वां जहाजी बेड़ा भेजा था, 7th फ्लीट भेजा था अपना, तब तो उस समय रसिया हमारे साथ था। आज हम इससे उम्मीद नहीं कर सकते थे। ये वर्ल्ड ऑर्डर बड़ा चेंज आ रहा है कि आज के लिए रसिया का सबसे बड़ा दोस्त है चाइना, और यहीं पे खतरा आ रहा है कि चाइना और हमारे बीच का रिलेशन हमने आपको बता रखा है। अब ये बड़ा चैलेंज आ रहा है बच्चों, इसको कैसे हल किया जाए। दूसरी बात आप देखोगे, रूस ने क्या किया है? रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रसियंस हैज अटैक्ड ओवर यूक्रेन। और क्यों ये मामला है अभी आपको बता दें तो बच्चों, इन्होंने यूक्रेन पर अटैक कर रखा है। अब भारत के लिए प्रॉब्लम ये है, अमेरिका यूरोप कह रहा है इंडिया से भाई रसिया की आलोचना करो, रसिया की आलोचना करो, यूक्रेन मुद्दे पर क्रिटिसाइज करो। इंडिया नहीं कर रहा है क्योंकि एक तरफ अगर चाइना भी इस समय आधिपत्य स्थापित कर रहा है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चाइना प्लस रसिया, चाइना अलॉन्ग विथ रसिया, चाइना और रसिया मिलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। दे आर अपोजिंग हेजेमनी ऑफ यूएस। इसका मतलब है कुल मिला के रसिया चाइना के साथ है, अमेरिका का विरोध किया जाए। और यही हमारे लिए गले की हड्डी है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका की विशेष बड़ी दोस्ती है दोस्तों। यही मामला फंस रहा है क्योंकि इंडिया यूएस के साथ जबरदस्त तरीके से है। और 21वीं शताब्दी में बड़ा चेंज आया है कि आज की डेट में अगर आपको मैं बता दूं, फंस रहा है क्योंकि इंडिया यूएस के साथ जबरदस्त तरीके से है। और 21वीं शताब्दी में बड़ा चेंज आया है कि आज की डेट में अगर आपको मैं बता दूं, फैक्ट हमारे पास आगे हम चल के बता देंगे कि आज के डेट में भारत का सबसे बड़ा दोस्त है अमेरिका, सबसे बड़ा एलआई बन गया है इसके फैक्ट में अमेरिका बता दूंगा आपको। नाउ यूएस
has become the most significant ally of India. यूएस has become the most significant ally of India. अब देखोगे बच्चों, भारत का सबसे बड़ा मित्र इस समय कौन बन चुका है? यूएस। ये भारत का सबसे बड़ा दोस्त बन चुका है यूएस, और यही सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है बच्चों। सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पे आ रहा है, क्योंकि अब सवाल ये है कि अगर हम अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका का रसिया का हाथ छोड़ो। अमेरिका कर रहा है, और यही एस जयशंकर गए यूरोप में, यूरोपीय देशों ने कहा ये बताओ भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो एस जयशंकर बहुत खुश हुए। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यूरोपीय अमेरिकी देश, चूंकि अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने रूस को कह दिया था कि रसिया पुटिन से बूचर, बूचर का कसाई होता है बच्चों, बहुत बड़ा, किसी राष्ट्रपति को कसाई कह देना ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी जो अमेरिका, जो यूरोप है, वो रसिया क्या कह रहा है कि रसिया क्या है? कसाई है। पुटिन क्या है? कसाई है। ऐसी कसाई के साथ इंडिया जैसा डेमोक्रेटिक देश कैसे हो सकता है? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि बताओ इंडिया तुम डेमोक्रेटिक हो कि नहीं हो, तो ये बताओ रसिया और यूक्रेन के बीच का वॉर क्या है? ये वॉर है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच का वॉर, क्योंकि पुतिन डिक्टेटर है और वो अटैक किस पे कर रहा है? यूक्रेन पे। पुतिन डिक्टेटर है और यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, और यूक्रेन पे अटैक कैसे कर रहा है? वो यूक्रेन पे अटैक कैसे कर रहा है? क्योंकि यूक्रेन डेमोक्रेटिक है। अब सवाल यही बच्चों गले की हड्डी बन गई है कि अब अमेरिका के साथ भी हम तेज जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों चाइना काउंटर करने के लिए हमें अमेरिका की आवश्यकता है। चाइना काउंटर करने के लिए, क्योंकि बात हमें याद रखनी है कि नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया? नाउ चाइना। चीन सबसे बड़ा खतरा बन गया है। नाउ चाइना बिकम्स द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया। और इस चीन के खतरे को सामना करने के लिए हमें अमेरिका जैसा दोस्त चाहिए। इसलिए इंडिया और अमेरिका साथ आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर जैसे हैं। अब सवाल यही मामला फंस रहा है, अगर इंडिया अमेरिका के साथ जाना चाहता है तो वहां रशिया के साथ मामला फंस रहा है बच्चों। इसलिए इसलिए आप देखोगे अभी इंडिया और रशिया के बीच में अप्रोच का डाइवर्जेंस है। कैसे कैसे अप्रोच का डाइवर्जेंस आ गया? तो ये बात सच है कि हमारे रशिया के बीच में साझा रिलेशन है, यही दोस्तों कॉम्प्लेक्सिटी है। रशिया के साथ जाने में मामला यही कॉम्प्लेक्सिटी है। अब आप कहोगे किसको छोड़े बच्चों? अब आप कहोगे सर किसको छोड़ा जाए, रशिया को छोड़े या अमेरिका को छोड़े? तो हकीकत की बात है, फिलहाल हम किसी को नहीं छोड़ सकते। यही तो पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट है, और यही भारत के लिए सबसे बड़ा टेस्टिंग पॉइंट है। अमेरिका कहता है यार तुम केवल हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तो रशिया कहता है अरे भाई, मैं इंडिया का कहना है भाई हमारी इंटरेस्ट लगा है, और अमेरिका थोड़ा सा कई बार बोल वचन ज़्यादा ही कर जाता है, और इंडिया किसी का बोल वचन सुनने का आदी है नहीं। इसलिए बच्चों, एक तरफ इंडिया और रशिया में हितों का सामंजस्य है, यानी एक तरफ भारत प्लस रूस के बीच में, इंडिया रशिया के बीच में देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। भारत रूस के बीच में हितों का सामंजस्य है। हितों का सामंजस्य कैसे है? पहला, रक्षा, डिफेंस। हितों का सामंजस्य कैसे है? भाई सीधी सी बात है, ऊर्जा, जो अभी हमने बताया, एनर्जी। हितों का सामंजस्य कैसे है कि एससीओ में हम हैं, ब्रिक्स में है, G20 में है, तो ये सारी टेररिज्म का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पर, क्योंकि रशिया में भी टेररिज्म एक बड़ा इशू रहा है, खासतौर पर चेचनिया में। रसिया में, चेचनिया में एक टेररिज्म की बड़ी समस्या रही है। और अब देखो यहाँ कन्वर्जेंस, लेकिन इसके बावजूद है, इंडिया और रसिया के अप्रोच में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इंडिया और रसिया के अप्रोच में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? और डिफरेंस ये आ रहा है बच्चों कि रसिया क्या कर रहा है इस समय? रसिया स्वाभाविक रूप में चाइना के साथ जा रहा है, और चाइना को वेपन्स तो दे ही रहा है, वही सारे वेपन्स जो पहले केवल इंडिया को पहले देता था, अब सारे वेपन्स सब चाइना को दे रहा है। अब ऐसे मामले में हमारे लिए चैलेंज है क्या हम रसिया से सारे वेपन्स खरीदें? अब रसिया तो पाकिस्तान को भी वेपन्स दे रहा है। नाउ रसिया इज आल्सो एक्सपोर्टिंग देयर वेपन्स टू पाकिस्तान। अब वो चाइना को वेपन्स दे रहा है, पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है, और इसका मतलब है कि चाइना और रसिया के कॉन्फ्लिक्ट में फिर वो हमारा विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे साथ भी नहीं है। लेकिन इंडिया के साथ भी यही है। इंडिया भी अमेरिका
और फ्रांस इसराइल से हथियार खरीद रहा है। एक जमाना था कि जब इंडिया केवल रशियन हथियार खरीदता था। आज आज आप देखोगे बच्चों, आज आप देखोगे इंडिया इनसे भी हथियारों का डिफेंस इंपोर्ट कर रहा है। बहुत बड़ा चेंज है ये। इसका मतलब है 91 के पहले इंडिया वाज फुली डिपेंडेंट ओवर रसिया फॉर देयर आर्म्स। यानी और यही तो दोस्तों प्रैग्मेटिज्म है, यही अपने आप में व्यवहारिक नीति है कि भाई ठीक है, आज की डेट में अगर हमें सस्ता और बेस्ट मिल रहा है तो हम रसिया पे क्यों डिपेंडेंट रहे। और याद रखना बच्चों, जैसे ऊर्जा की आयात के लिए हम किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं होते, वैसे हथियारों के आयात के लिए भी हम किसी एक देश पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया, ये प्रैग्मेटिक पॉलिसी है और रशिया ने भी ऐसा अपनाया बच्चों। देखो 90s के बाद, 90s के बाद रसिया की डिफेंस इंडस्ट्री बर्बाद थी बिल्कुल। उसके बाद तो गोर्स को हमने खरीदा था, गोर्स को उस समय खरीदा था जब रसिया उसे कूड़े के डब्बे में फेंकने जा रहा था। हमने कह दिया कोई नहीं भाई, बात हमें दे देना, हम उस तो ठोंक पीट के रसिया ने दिया और कॉस्ट कई गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब है रसिया कोई वेपन्स दे रहा है तो दोस्ती का मतलब थोड़ा है कि वो पैसा नहीं ले रहा है। और दूसरी बात यह है कि रसिया अगर चाइना के साथ जा सकता है तो हमें यूएस के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है। रसिया पाकिस्तान को वेपन्स दे सकता है तो हमें प्रॉब्लम क्या है। इसलिए बच्चों आज हमारे इंडो रशियन रिलेशन 91 के पहले वो जो समाजवाद था, सोशलिज्म था, उस पर बेस नहीं है। 91 के पहले इंडिया रशिया रिलेशन का एक बड़ा आधार था सोशलिज्म, समाजवाद, वो बेस नहीं है। लेकिन इंडिया रसिया के रिलेशन अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बच्चों देखो, अब तो आने वाले समय में क्योंकि हमारे रिलेशन तो अच्छे हैं, लेकिन अब ये हम मान के न चले कि केवल रसिया की तरफ ही देखें, ऐसा नहीं हो सकता। यही प्रैग्मेटिज्म है। इसलिए बच्चों हमने रसिया की तरफ भी देखा है, बाकी लोगों की तरफ भी देखा है। इसका मतलब अब द्विपक्षीय रूप में देखा जाए तो आज भी रसिया का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। लेकिन ये मतलब नहीं है कोई केवल रसिया, इट्स नॉट ओनली रसिया, और बहुत सारे देश उसके साथ आते ही रहते हैं, बहुत सारे देश उसके साथ आते रहते हैं। और आप आज भी देखो ट्रस्ट इतना ज़्यादा है, आपने कनाडा में कई बार, जर्मनी में भारत विरोधी लोग बैठे होते हैं जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। रसिया ने ऐसा कभी भारत के खिलाफ नहीं बोला, चाहे डेमोक्रेसी के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर। तो यहाँ पे अब इतना डाइवर्जेंस आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपेक्षा हम ये करते हैं, रसिया से अपेक्षा ये करते हैं चीन की तरफ न जाए तो हम भी अमेरिका की तरफ न जाए। तो अपने पार्टनर से हम ये सोचते हैं कि वो दूसरी तरफ ना झांके तो हम भी तो न झांके। ये प्रेगमेटिज्म है जो पहले नहीं था। इसका मतलब हितों का सामंजस्य जबरदस्त है, लेकिन थोड़े प्रेगमेटिज्म है, और दूरी जो दिखती है वास्तविक नहीं है, लेकिन थोड़ा दिखती तो है। और अगली बात, इसलिए आप देखोगे इंडिया रसिया के साथ क्या है, अगर रिलेशन आगे न बढ़ता है तो हम क्या प्लान कर रहे हैं। अब रसिया के साथ थोड़ी दूरी ज़्यादा है, तो हमने क्या प्लान कर रखा है आने वाले समय में, यही तो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। आने वाले समय में इंडिया अलग अलग रास्ते बना रहा है कि सीधा किस तरीके से, क्योंकि आज की डेट में रूस तक पहुंचने में हमें पूरा यूरोप का चक्कर काट के जाना पड़ता है, इसलिए कई ऑप्शन ले रहे हैं। क्योंकि रसिया तक पहुंचने के लिए केवल सीधा ईरान से होके इधर पश्चिम एशिया, फिर ईरान, ईरान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से होते हुए फिर हम पहुंच जाएंगे पश्चिम एशिया, फिर ईरान, ईरान से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से होते हुए फिर हम पहुंच जाएंगे रसिया। तो आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और यही देखो इंडिया का दोस्तों एक तरीके से रोड बिल्ड प्रोजेक्ट का कार्ड भी है कि हम अभी तक एग्जिस्टिंग रूट क्या है रसिया जाने का, ये अभी जो वर्तमान रूट ये है, अब यहाँ से होके जाते हुए आपको पश्चिम एशिया से, मिस्र से, फिर यहाँ निकल के यहाँ घूम फिर कर फिर आप कहाँ पे आ रहे हैं, सेंट पीटरबर्ग, यहाँ पे आ रहे हैं। और ये रास्ता क्या है, सीधा। इसका मतलब इस रास्ते से भी कोई हमारे यहाँ शिप जाता है रसिया में तो समय लगता है 40 दिन, 45 दिन, और कई बार तो ठंडी के समय में समुद्र। और ये रास्ता क्या है, सीधा। इसका मतलब इस रास्ते से भी कोई हमारे यहाँ शिप जाता है रसिया में तो समय लगता है 40 दिन, 45 दिन, और कई बार तो ठंडी के समय में समुद्र जम जाता है तो जाने में प्रॉब्लम है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं सीधा, इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर दक्षिण के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा। ये दिखता है कि हमारी प्राथमिकता में रसिया है और व्लादिवोस्टोक पहुंचने के लिए हम चेन्नई से रास्ता बना रहे हैं।
कि व्लादिवोस्टोक पहुंचने के लिए एक सीधा वैकल्पिक रास्ता चेन्नई से बना दिया जाए, क्योंकि हम रोड बिल प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं है। अच्छा, रसिया तो रोड बिल प्रोजेक्ट का पार्ट है। अब इसके अलावा देखोगे बच्चों, अब यूक्रेन क्राइसिस क्या है, यूक्रेन क्राइसिस क्या है और इंडिया रसिया रिलेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ये तो बात आप जानते हो कि दुनिया में जमीन का झगड़ा तो नहीं होता, यानी कैसे यूक्रेन क्राइसिस इंडियन रशियन रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि मामला, अब आप जानते हो कि मामला यूक्रेन का नहीं है, मामला क्या है दोस्तों, महाशक्तियों के क्लैश का। यानी यूक्रेन संघर्ष का मूल कारण क्या है अगर आप देखा जाए, तो आप जानते हो कि अभी क्या हो रहा है, नाटो का विस्तार हो रहा है। यानी मेरे बच्चों, ये यूक्रेन नहीं है। अगर आपको लगता है यूक्रेन का संकट है कि रसिया को जमीन हड़प लेना चाहता है, रसिया यूक्रेन को छीन लेना चाहता है, तो नहीं। आप याद रखो, जंगल में दो जबरदस्त हाथी लड़ती है, घास अपने आप बर्बाद हो जाती है। तो जंगल घास का दोस्त थोड़ी था, हाथियों का दोस्त था। इसलिए अगर आप ये ढूंढना चाहो कि इंडो रसिया यानी रसिया यूक्रेन क्राइसिस कारण क्या है, और कैसे भारत संबंधों को प्रभावित कर रहा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड यूक्रेन क्राइसिस। आप याद रखना बच्चों, ये तो दो, यानी रे मिस्टीरियो और ये मूलतः अमेरिका और चीन के बीच होने वाला प्रभुत्व का संघर्ष है। इट इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना। ये अमेरिका चाइना के बीच होने वाला एक ऐसा संघर्ष है जिसका परिणाम किस में दिख रहा है, यूक्रेन के रूप में दिख रहा है। ये अमेरिका और चाइना के बीच क्राइसिस है। यूक्रेन संकट तो उसका विजिबल इंपैक्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चों, क्यों यूएस क्या कर रहा है, नाटो का विस्तार कर रहा है। नाउ in the expansion net NATO का निर्माण 1949 में हुआ था। तो बच्चों, नेटो का निर्माण हुआ था 49 में। अब 49 में नेटो का निर्माण हुआ था, तो उसमें नेटो का पर्पज क्या था, वर्ल्ड वार था। जो आप वर्ल्ड स्ट्रीम पढ़ते भी हो, नेटो का तो वर्ल्ड स्ट्रीम आप पढ़ोगे भी, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा वो आगे चल के पढ़ेंगे। वर्ल्ड वार का जमाना था, तो नेटो का पर्पज था कि बस साम्यवाद को पीछे किया जाए। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। सवाल है, ऐसे मामलों में नेटो की जरूरत पड़ गई। और नेटो का विस्तार, यानी जो पहले सोवियत संघ के राज्य थे दोस्तों, वो नेटो के पार्ट हो गए। और इतना ही नहीं बच्चों, आप देखोगे लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये सब नेटो के पार्ट बन गए। पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर देश नेटो के पार्ट बन गए। और जियो पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि रसिया से जब भी कोई अटैक आया है वो पूर्व यूरोप से होकर आया है, क्योंकि बाकी जो साइबेरिया के मैदान है आप रसिया की तरफ जा ही नहीं सकते। रसिया पे अटैक करने का बाकी रास्ता नहीं बचता। रसिया पर अटैक करना है तो फिर पूर्वी यूरोप, और पूर्वी यूरोप में अमेरिका प्रभाव बढ़ा रहा है। पूर्वी यूरोप के ज़्यादातर मेंबर कहाँ चले गए, नेटो में। अब सवाल है कि अगर रसिया का पड़ोसी देश भी नेटो में जा रहा है तो नेटो है क्या, नेटो कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं दोस्तों। देखो, अब यूरोपियन यूनियन में जाना एक अलग बात है, अब क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में जाना अलग बात है, लेकिन नेटो तो सन मिलिट्री अलायंस है। नेटो का मतलब ही है कि भाई 30 देशों की सेना एक साथ चलेंगी, सैनिक हेडक्वार्टर एक जैसा होगा। ये बड़ी बात है, 30 देशों की सेना एक साथ चले, उनका सारा निर्णय एक जैसा हो। और नेटो का प्रिंसिपल है कि एक देश पे हमला होगा तो पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। यानी आज की डेट में अगर नेटो किसी मेंबर पे हमला हो गया तो बाकी 29 देश उसके पक्ष में आ जाएंगे, सेना लेकर, हथियार लेकर। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी सैनिक लामबंदी की क्या जरूरत है। और इसलिए नेटो का विस्तार होना रसिया के लिए पहले चैलेंज था। और यकीन मानो, नेटो का विस्तार होना, अमेरिका नेटो का विस्तार क्यों कर रहा है। अमेरिका से पूछा गया, भाई ये बताओ आप तो नेटो का विस्तार क्यों किए जा रहे हो, कोल्ड वार खत्म हो गया,
अमेरिका का चिंता मत करो, ये जो आतंकवाद वगैरह की समस्या है इसके लिए हम नेटो ला रहे हैं, बाकी हमारा कोई ऐसा इरादा है नहीं। लेकिन मेन तो थ्रेट चाइना है। लेकिन चाइना ने ऐसा दोस्तों दाव मारा, तो अब यूएस ने कहा, यूएस ने सोचा कि यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाए। यूएस ने सोचा यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाए। तो जैसे ही कवायद हुई कि देयर मस्ट बी इन इंक्लूजन ऑफ यूक्रेन इन नेटो, जैसे ही बात आई कि यूक्रेन भी नेटो में शामिल हो जाए, तब सी जिनपिंग ने सीधा टेलीफोन किया पुतिन को। सी जिनपिंग ने कहा, पुतिन क्या कर रहा है? पुतिन ने कहा, सर मैं समझा नहीं, मतलब आपने क्या कहा? मैं, कमाल की बात है, तुम कहते हो महाशक्ति है, एक जमाने में तुम महाशक्ति थे भी, और तुम्हारे बिल्कुल पड़ोस में नेटो का विस्तार होता चला जा रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। पुतिन ने कहा, सर करें क्या? पुतिन सी जिनपिंग ने कहा पुतिन को, अरे वार करो यार, दबा दो, टिटुआ दबा दो यूक्रेन का। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मारो इसको। तो पुतिन ने कहा, ये बताओ सर, अगर मार देंगे तो कल के लिए नेटो और अमेरिका पूरा हमारे साथ खिलाफ खड़ा हो जाएगा। सी जिनपिंग, चिंता मत करो, ये सब अमेरिका और यूरोप और आर्थिक मंदी के शिकार है, कुछ नहीं कर सकती है, और तुम्हारे साथ हम खड़े हुए हैं, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, आपने नाम से शेडो बॉक्सिंग, यानी इसे कहते प्रॉक्सी, अरे मेरे बच्चों, ये सब यूक्रेन के पपेट है, अमेरिका के हाथ का। और ये पूरा, और आज की डेट में रसिया और चाइना के साथ आ गए हैं। इसलिए बच्चों, यूक्रेन क्राइसिस हुआ है। इससे चाइना को क्या फायदा है? चाइना को फायदा है कि रसिया को अमेरिका को रोका जाए। और चाइना क्या डिप्लोमेटिक तरीके से उसने गेम खेला है। यानी दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शतरंज खेल की तरह होती है। अब कोई दुश्मन आपकी तरफ आगे बढ़े, सबसे अच्छा तरीका है कि उसके बीच कोई नया दुश्मन ला दो। जब तक उसने निपटेगा तब तक तो हम इधर हम कर देंगे। और अगर अमेरिका यूक्रेन में फंसेगा तो आराम से चाइना इधर ले लेगा, किसको? ताइवान को। ये पूरा रीजन, ये अपने आप में पर्पस है, पूरा वार का बेसिक रीजन ही है बच्चों। बाकी तो आप देखो, इसका मतलब है, और बाकी अगर बेसिक कारण आप देखोगे तो आप कह सकते हो नहीं कि यूक्रेन में रूसी मूल के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, क्योंकि यूक्रेन में रशियन से उनके साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। इसीलिए मामला ये है कि अगर ये वॉर होगा तो चाइना को क्या फायदा है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ चाइना? अरे दोस्तों, चाइना को फायदा ही तो है। चाइना को फायदा क्या है? नाउ चाइना कैन टेक ओवर ताइवान। चाइना ताइवान का अपने में विलय कर लेगा, और ये उसकी पॉलिसी समय चल रही है। फिर क्या कर लेगा? वो अमेरिका की शक्ति कमजोर करेगा, और बार बार चाइना, नाउ चाइना वांट टू, इवन चाइना वांट टू वीकेन अमेरिका। चाइना अमेरिका कमजोर करना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है? नेटो का विस्तार रुकेगा तो ये चाइना के लिए फायदेमंद होगा, और कुल मिला के फायदा होगा, नेटो का विस्तार रुकेगा। तो बच्चों देखो, ये पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि अमेरिका सोच रहा था कि रसिया को अपने साथ ले ले। जब जब वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे ट्रंप, तो ट्रंप ने तो बाकायदा कोशिश की थी, क्योंकि मेरे बच्चों, अमेरिका के लिए रसिया खतरा नहीं है। अरे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो चाइना है। रसिया के पास ठीक है, न्यूक्लियर बम वगैरह है। इस अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता चाइना की इकोनॉमिक पावर है। और चाइना ने क्या गेम खेला, और अमेरिका के खिलाफ कर दिया रसिया को। ठीक वैसे जैसे केजरीवाल ने गेम खेल के किसान आंदोलन बढ़ाकर जो बीजेपी और अकाली दल के बीच में पंजाब में अलायंस होने वाला था, उसको तोड़ दिया। और अगर बीजेपी और अकाली दल के बीच में अलायंस हो गया तो होता पंजाब में, तो सारी सीट निकल जाती इनकी। ये पॉलिटिक्स है बच्चों, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अरे जैसे पॉलिटिक्स में देखो, तेजस्वी ने मुकेश सहनी को तोड़ लिया, बीजेपी ने नीतीश बाबू को अपने साथ कर लिया। यही सब पॉलिटिक्स है मेरे बच्चों, अलायंस चलता रहता है, इसमें इमोशन की बात नहीं होती है। तो आम जनता है, झंडे लेके कूद रही है। पॉलिटिक्स में सारा कुछ अपने आप में। अब सवाल है इससे इससे तो अमेरिका, अब अमेरिका का पर्पस क्या है? अमेरिका चाहता है कि रसिया को कमजोर करे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूएस? तो यूएस का पर्पस क्या है? यूएस का पर्पस क्या है? इस वॉर में रसिया को उलझा कर रखा जाए, रूस को कमजोर किया जाए। अगर रूस कमजोर हो जाएगा तो चाइना का एक पार्टनर तो कमजोर होगा। यानी रसिया को कमजोर किया जाए, जो हो नहीं पा रहा है। रसिया को कमजोर किया जाए, यानी डिटीरियोशन ऑफ डिटीरियोटिंग द कंडीशन ऑफ रसिया, दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी। कि रशियन डिक्लाइन होना चाहिए, कि डिक्लाइन ऑफ रसिया। और यूएस क्या चाहता है?
यूएस कह रहा है कि इट इज वॉर ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन एंड वॉर बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। यूएस कह रहा है ये लोकतंत्र की लड़ाई है। नाउ इट इज अ वॉर ऑफ डेमोक्रेसी। कोई तानाशाह इकट्ठे हो रहे हैं, लड़ाई किसकी है? लोकतंत्र की। इट इज वॉर ऑफ डेमोक्रेसी एंड देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। और इसीलिए देखो यूएस क्या करना चाहता है कि वह रूस को और चाइना को अलग थलग करना चाहता है, वांट टू आइसोलेट रसिया। रूस को अलग थलग करना चाहता है, वांट टू आइसोलेट रसिया। तो मुद्दा ये है बच्चों, तो सबने अपनी गोटी बिछा रखी है शतरंज खेल पे, सबके अपने अपने वॉर है। अब सवाल इंडिया की पॉलिसी क्या है बच्चों? इंडिया के लिए बड़ी फजीयत है। अब यूक्रेन क्राइसिस में हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि न तो हम रसिया के खिलाफ जा सकते हैं न यूक्रेन के साथ जा सकते हैं। बच्चों यही चैलेंज है हमारे लिए। अब अमेरिका कह रहा है यार तो हमारे दोस्त हो कि नहीं, इंडियन का दोस्त है, तो अमेरिका का बताओ ये साथ दो तुम। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो यूक्रेन क्राइसिस में तुम्हारा सपोर्ट करो। हमने कहा अरे यार ये सब बात तो मत करो कि ठीक है, ये सब बात मत करो यार, ठीक है सपोर्ट करेंगे लेकिन यूक्रेन का मामला अलग है। अब अमेरिका कह रहा है तुम रसिया से तेल आयात बंद करो, तुम रसिया प्रतिबंध लगा दो, तुम रसिया से S-400 डिफेंस की टेक्नोलॉजी मत लो, ये सारे रिलेशन खत्म करो। और रसिया से तुम तेल मत लो, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी कमजोर करने के लिए रसिया, भाई सीधी सी बात है, अगर इंडिया वहां से तेल और हथियार न खरीदे तो रसिया को बहुत बड़ा घाटा होगा। लेकिन अब सवाल है कि इंडिया क्या करे। अब इंडिया यूरोप और अमेरिका का दबाव नहीं मान रहा है। और जैसे संगठन कह दिया कि भाई क्योंकि हकीकत की बात है कि यूरोपीय देश भी आज भी वॉर चल रहा है, लेकिन यूरोपीय देश रसिया से गैस आयात कर रहे हैं। अगर रसिया गैस यूरोप को नहीं मिलेगा तो यूरोप की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। जरा सोच के देखो, अगर यूरोप अभी भी रसिया से तेल ले सकता, गैस ले सकता है, तो वाई नॉट इंडिया। इसलिए बच्चों फॉरेन पॉलिसी में हमेशा हम अपने हितों को आगे रखते हैं, लेकिन चैलेंज तो है। इसलिए हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि बच्चों ये वार और रसिया यूक्रेन का वार होना ही नहीं चाहिए था। हमारा तो इंटरेस्ट ऐसा था क्योंकि बार बार मुद्दा यूनाइटेड नेशन में आ रहा है और रसिया हमेशा इंडिया क्या कर रहा है? तटस्थ वोट कर रहा है। व्हाट इज इंडियाज अप्रोच? इंडिया वांट टू कल्टीवेट रिलेशन बोथ विद रसिया, वी वांट टू कल्टीवेट रिलेशन बोथ विद रसिया एज वेल एज यूक्रेन। हम रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहते हैं। हम रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संबंध को बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि अब ये, इसीलिए अब देखोगे हम, इंडिया इज नॉट क्रिटिसाइजिंग रसिया, न तो हम रूस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। बस इंडिया ने ये कह दिया कि इंडिया इज नॉट सपोर्टिंग वॉर। इंडिया ने ये कह दिया 21वीं शताब्दी वॉर का समय नहीं है, 21वीं शताब्दी इट्स नॉट 21st सेंचुरी इज नॉट सेंचुरी ऑफ वॉर। ये वॉर की सेंचुरी नहीं है और मामला डेमोक्रेसी से हल होना चाहिए। लेकिन हम ये बता नहीं रहे कि आखिर वॉर कौन को, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर। हमने कुछ नहीं कहा, हम ये तो नहीं करें कि वॉर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए इंडिया ने फाइन बैलेंस कर रखा है। लेकिन बच्चों यूक्रेन क्राइसिस हमारे लिए चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चैलेंज फॉर इंडिया, और इसलिए कई बार कहा भी जाता है भाई रसिया के साथ भी हमें रहना है, यूक्रेन को भी लेना है और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी संबंध बना के रखना है। लेकिन ये चैलेंज आता रहता है फॉरेन पॉलिसी में, ही मामला है बच्चों, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें दूसरे के हाथ में होती हैं। इंडिया रसिया यहीं तक। अब इंडिया रसिया के बाद हम चलेंगे जापान और जापान के बाद अमेरिका। लेकिन सवाल आप पूछ लो, जरा ऑन कर दो तुम चैट, बच्चों जो सवाल आपको पूछना होता पूछ सकते हो। तो यूक्रेन संकट फिर से समझा दीजिए, किसी बच्चे ने पूछा। अरे मेरे बच्चों, अरे यूक्रेन संकट क्या है? दो महाशक्तियों के बीच लड़ाई है। यानी मान लो ऐसे कि तुम्हारे गांव के दो महाबली लड़ गए और उसमें एक महाबली ने किसी छोटे आदमी को पीट दिया। और क्यों पीटा? क्योंकि महाबली को अंदेशा था छोटा हुआ आदमी किसी दूसरे प्रधान का सपोर्ट कर रहा है। ताइवान के मैटर पर इंडिया को क्या अप्रोच रखना चाहिए? अरे मेरे दोस्तों देखो, हम ये अभी मिडिल अप्रोच रखे हुए हैं, ताइवान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। यही यूक्रेन के बारे में कह रहे हैं, यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। अब कौन हरण कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, उसमें क्या मतलब है? यानी दोस्तों देखो मिडिल अप्रोच क्या है, हम कह दें कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। अब शांति नहीं बन पा रहा, इसलिए हम क्या करें? इसलिए कुल मिला के यही तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है मेरे बच्चों। रूस से प्रतिबंध नहीं, अरे हम रूस पे क्यों प्रतिबंध लगाएंगे यार? रूस महाशक्ति है और यूरोप के देश प्रतिबंध तो लगा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि रसिया से गैस तो ले ही रहे हैं बच्चों। और किसी बच्चे ने पूछा नाटो का विस्तार क्यों हो रहा है? अरे मेरे बच्चों, चीन के प्रभाव को रोकने के लिए, अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाए रखने के लिए।
अरे मेरे बच्चों, अब बताओ, कोई कोई अपना समूह लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का विस्तार क्यों कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग का विस्तार क्यों कर रहा है? प्रभाव बढ़ाने के लिए। वही हर जगह लागू होता है। क्या भारत पर भी भरोसा करना उचित है? ये भी दोस्तों बचा देंगे यूएस के साथ कि भरोसा करे कि न करे, और सही मायने में किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जैसा अपना हित को वैसा चलना चाहिए बच्चों। रसिया भारत के बीच संबंध कैसे खराब हुए, क्या इसलिए चीन? नहीं नहीं, अरे मैंने देखो, अब तुमने कंक्लूजन ले, रसिया और भारत संबंध खराब कहाँ हुए मेरे बच्चों? चेंज हुए हैं, चेंज हुए, समय के साथ चेंज हुए हैं। अब याद रखो, विचारधारा वाला रिलेशन हमेशा तो नहीं होता। कहाँ खराब कहाँ हुए? हितों का सामंजस्य तो आज भी है। न तो रसिया इंडिया क्रिटिसाइज करता है, न इंडिया रसिया क्रिटिसाइज करता है। क्या भारत को अपनी संप्रभुता बनाए रखना ही प्राथमिकता है? बिल्कुल सही बात है, संप्रभुता, सुरक्षा, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। भारत नाटो संघ में शामिल होने पर बात नहीं, नहीं मेरे बच्चों, ये अमेरिका जवाब दे देंगे। अरे बीच में ही चलना ठीक है यार। अब नाटो में शामिल हो जाए, कल नाटो ईरान पे हमला कर देगा, तो हमें भी ईरान पे हमला करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम है। चीन रूस भारत मिल जाए तो, अरे मेरे बच्चों 96 में सामने सोचा था कि चाइना रसिया भारत मिल जाए, लेकिन आप देख ही रहे हो, आप देख ही रहे हो चीन का जो मामला है वो कैसे प्रॉब्लम है। चाइना के साथ शामिल होने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। मैं समझ क्या पहले क्या लिखा है सर, इंडिया रसिया में समझाया क्या? सामंजस्य के पहले कहा सामंजस्य? किसी बच्चे ने चीन काउंटर कैसे करेंगे? अरे मेरे बच्चों, हमने चीन में बता दिया था, मेरे बच्चे सब भूल जाते हैं लगता है मेरे। किसी बच्चे ने बस सरकार बदलती है क्या असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ मेरे बच्चों। अभी देखो इंडिया रसिया से, अरे सरकार बदलेगी, सुख ही नहीं चाहिए हमें, सुख ही नहीं चाहिए कि बताओ, ब्रह्मोस नहीं चाहिए। किसी रूस से हथियार लेना उचित है? देश को प्रॉब्लम को शक्ति, अरे मेरे बच्चों, बात उचित अनुचित की नहीं है, बात होने की है। वो हथियार कहीं से मिल ही नहीं सकते, जरा सोच के देखो। रसिया से हथियार नहीं लेंगे, किससे लेंगे? सोच के देखो, रूस को भारत से क्या फायदा? अरे मेरे बच्चों, इतना बड़ा बाजार है यार, अगर रूस हथियार और तेल हमें न दे तो रूस की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। सुरक्षा परिषद में स्थायी संस्था से क्या होगा? अरे मेरे बच्चों देखो क्या होगा। आईएएस अधिकारी अपने कार के आगे नीली बत्ती लगा लेता है तो क्या होता है? अपने आप में ठीक होता है बात, और मतलब एक पावर है, सिंबल है, और क्या बच्चों। इंडिया को तराजू पर होना सही है क्या? रूस या यूक्रेन मामले में सर इंडिया को दो, अरे बच्चों, दो तराजू पर होना बिल्कुल ठीक है। कई बार एक से काम नहीं चलता, दो लोगों का हाथ पकड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चों, और दुनिया में अब ऐसी नहीं रही कि एक के भरोसे काम चल जाएगा। रूस तो महाशक्ति है, तो वह चीन का समर्थन क्यों कर रहा है? अरे मेरे बच्चे, रूस की इकोनॉमी $2.5 ट्रिलियन है, चाइना की इकोनॉमी उससे 10 गुनी बड़ी है। एक जमाना था मेरे बच्चे, लेकिन आज की डेट में चाइना क्या कि रसिया क्या है यार? चाइना अमेरिका कुछ नहीं समझता, रसिया का मतलब क्या होता है? भारत को रूस चीन के दोस्ती से निपटने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? अरे मेरे बच्चों, उपाय है, आगे हम बताएंगे। जापान में, अमेरिका में उपाय बताएंगे। या अमेरिका पहले पढ़ लें फिर जापान पढ़ लेंगे, अमेरिका पहले पढ़ लें फिर जापान पढ़ लेंगे, कल अमेरिका शुरू करेंगे बच्चों। इतने बच्चन का गठबंधन सरकार होगी तो क्या होगा? क्या भाई, गठबंधन सरकार बनने तो बताएंगे, अभी क्यों चिंता कर रहे हो? जब बन जाएगी तब बताएंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध कैसे रोका जा सकता है? अरे मेरे बच्चों, रोका बड़े सिंपल तरीके से जा सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, क्योंकि रोका तो सिंपल तरीके जाता है, युद्ध विराम हो जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ हस्तक्षेप कर दे, भारत मध्यस्थता कर दे, लेकिन रुकेगा थोड़े। ओके, थैंक यू बच्चों। कल रूस वैसे क्या लिखा है, ठीक है, बाकी कल ठीक है बच्चों।